नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अफ्रीका में यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन और क्रिटिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। क्या ये ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए है? क्या ये यूरोप का जो क्रिटिकल रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट मॉडल है, या जो बिजनेस समिट्स जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, यूके में कराई जा रही हैं, क्या ये चाइना से अपनी जो रेयर अर्थ की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी डिपेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए है, या ये ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गिरीश जोशी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। नमस्कार। और आप आज सुबह ही बता रहे थे कि किस तरीके से ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यानी कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूके और पोलैंड, इनफैक्ट पोलैंड तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हब है, तो किस तरीके से ये लोग फिर से अफ्रीका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डीआरसी कंट्रीज हैं, नामीबिया है, नाइजीरिया है, और ब्रिक्स को काउंटर करने का ये एक उद्देश्य है इनका, या फिर से अपना एकाधिकार जमाने का? क्योंकि अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रॉब्लम तो रहेगी चाइना से, चाहे वो अमेरिका के साथ लड़ाई में पार्टिसिपेट करें, ईरान की ना करें, पर ये तो तय है कि अब चाइना से इतनी इजी नहीं होगा ईवी बैटरीज और रेयर अर्थ को हासिल करना। और चाइना ने एक तरीके से अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। 2025 की बात करें तो 2025 में चाइना की कम से कम $61 बिलियन की बीआरआई इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल है ब्रिक्स कंट्रीज के साथ। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए आत्मजीत जी, ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेने का यूरोपियन यूनियन ने कोशिश करा है, क्योंकि पूरी दुनिया पड़ी हुई है अभी वॉर के पीछे, उनको पता ही नहीं। और ये हमेशा यही करते हैं कि जब देखते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट होता है, वहां से ये गेम करना शुरू करें। इनको एक कॉन्फिडेंस आया है कि डॉलर पे प्रेशर बढ़ने के बाद इनकी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो ऑब्वियस है कि ये यूरो को और पाउंड्स को प्रमोट कैसे करना है। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि इनके कुछ किए कराए पे इनको पछतावा हो रहा है। अभी कुछ पहले हिस्ट्री में देखिए तो कुछ जो नॉर्थ वेस्ट में जो कंट्रीज थी अफ्रीका की, उन्होंने रेजिम चेंज के बाद और इनकी असलियत सामने आने के बाद 2022 से माली ने इनको बोल दिया अपने आर्मी और नेवल बेस वगैरह निकालो, आपकी कंपनियां यहां से हटाओ, उनको नेशनलाइज कर दिया। 2022 में माली ने कर दिया, 2023 में बुर्किना फासो ने कर दिया, 23 में ही नाइजर ने भी कर दिया, चाड और आइवरी कोस्ट ने 2024 में अकाल दिया, और लास्ट था सेनेगल ने 2025 में इनको बोल दिया कि भाई गेट आउट। अब ये देखो वहां से क्या पोजीशन हो गई कि इनके जो पूरा ये अभी तक उनको एक्सप्लॉइट करके, उनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करके, उनको बैकवर्ड रख के, ये जो वहां से पूरा जो सोना, ऑयल, कॉपर, पोटाश जो भी चुरा सकते थे वो चुरा चुरा के इन्होंने उनको टुकड़े डालते रहे। अब जैसे अवेयरनेस आया तो सबसे पहले वो शुरू कर दिया अलग बुर्किना फासो में। पहले संकारा ने शुरू किया था आज से 20 साल पहले। उसके पहले की हिस्ट्री देखो तो फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड वाज कर्नल गद्दाफी। उन्होंने बोला कि भाई जब दुनिया भर के सारे रिसोर्सेज हमारे पास है तो हम पे फॉरेन कंपनीज क्यों रूल कर रही हैं। तो उसने बोला कि अफ्रीकन यूनियन बनाओ, अपनी एक कॉमन करेंसी करो और इनके साथ ट्रेड करो, इनको मास्टर्स मत बनाओ। तो क्या हालत हुई कर्नल गद्दाफी की हम जानते हैं। वही अलग जगाने के लिए ऑयल पे मोनोपोली पे सदाम हुसैन ने करा, तो उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब ये तो जैसे ही आप इनके सामने सर उठाओ तो ये कंट्री को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन अब ये ओपन में आ गया है। तो पहले जैसे ही संकारा ने शुरू करा कि भाई आप लोग यहाँ से अपनी क्योंकि फ्रेंच ने मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन वहां पे किया था, तो जैसे ही उसको मार डाला इन्होंने कू करके, बाद में 20 साल के बाद इब्राहिम ट्रोरे ने आके बोल दिया कि भाई आप लोग निकलो। और वेरी फॉर्चुनेटली उसने जाके पहले अपनी सिक्योरिटी का जो रिंग था वो केजीबी से मांग लिया। ही फर्स्ट वेंट टू रशिया। पुतिन को उसने जो समझाया होगा। और 2000 से अफ्रीका में चाइना और रशिया हैड ऑलरेडी शोन देयर इंटरेस्ट। उनका अप्रोच अलग था, एक्सप्लॉइटेशन नहीं। आपके पास पैसा नहीं है, आप रेयर अर्थ मेरे को चाहिए, दे दो, एग्रीमेंट कर लो लॉन्ग टर्म और मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देता हूं। तो वहां पे उन्होंने कॉलोनियां बनाई, स्कूलें बनाई, ब्रिजेस बनाए, और ट्रांस अफ्रीकन रेलवे लाइन डालने का भी इन्होंने वहां पे प्रोजेक्ट डाल दिया, और वो करके दिखा भी रहे थे। तो ये जैसे हुआ, अब इनकी समझ में आ रहा है कि भाई डॉलर का तो 12वां 13वां कब हो जाएगा पता है नहीं। नाउ दे हैव सडनली स्टार्टेड। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 साल में इनको वहां से अफ्रीका से हकाल दिया गया। अभी आउट ऑफ द ब्लू सडनली देखिए ये लोग कुछ नया मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट टू स्टार्ट वाज फ्रांस। अब इसमें
आप देखिए जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं वहां से ये लोग री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें युगांडा, केनिया, तंजानिया, बुरुंडी, मलावी, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। अब इसने पहला एक्सपेरिमेंट जो करा है फ्रांस ने, दैट इज इन केनिया। केनिया में 11 मई को इनकी एक एग्रीमेंट होनी है कि भाई हम आपका डेवलपमेंट करके देंगे आईटी सेक्टर में, एआई में, हेल्थ में। वो एग्रीमेंट मई में होना है, लेकिन 2 दिन पहले 800 ट्रूप्स ऑलरेडी केनिया में लैंड कर चुकी हैं फ्रांस की। तो देखिए वो पुरानी वाली गेम ये वहां से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज ने तो इनको हकाल दिया। और वो हकाल देने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब तक एक कमजोर कड़ी थी नेटो में, दैट वाज टर्की। और ईरान वॉर के बाद टर्की ने अपना पूरा ही रवैया चेंज कर दिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन नेटो, और वो खुल के हेल्प भी कर रहा है ईरान को और इसराइल को भी धमका रहा है। और टर्की की कैपेसिटी क्या है एवरीबडी नोज। तो अब ये यूरोपियन यूनियन ये समझ रहा है कि भाई नेटो भी टूट जाए, अमेरिका से सप्लाई भी अगर बंद हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट वी अगेन गो टू अवर ओल्ड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन दे हैव स्टार्टेड मेकिंग आउट वे आउट ऑफ इट। अभी इसमें इन्होंने फ्रांस और केनिया ने एक समिट करी है नायरोबी में। उसमें पार्टनरशिप में बताया कि हम लोगों को आपको ग्रोथ, हेल्थ और एनर्जी और फाइनेंस सेक्टर में हम आपको हेल्प करेंगे। और दिस टाइम इट विल बी लाइक G7 समिट में भी आपको जैसा G7 जैसा बनाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि अफ्रीकन यूनियन को पूरा ग्रो कराते हैं। अभी पूरी अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में एक कंट्री है, दैट इज इथियोपिया। इथियोपिया कभी किसी का ज्यादातर कॉलोनी रहा नहीं, उनका अपना ट्रेडिशन अलग है, उनके बिहेवियर अलग है। तो ये इन्होंने अडिस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेड ऑफिस करा है। वहां पे यूरोपियन यूनियन ने 2-3 महीने पहले एक लाइजनिंग ऑफिस शुरू करा है। नाउ दे आर नॉट कमिंग डायरेक्टली। अभी लाइजनिंग ऑफिस में वो बोल रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग में हम लोग आपको सलाह देंगे कि कैसे डेवलपमेंट करना है, हम आपका क्या हेल्प कर सकते हैं। इसका रीजन है कि दे वांट टू टारगेट 2 थिंग्स। एक तो चाइना का BRI भी है, ब्रिक्स का भी डोमिनेशन जो बढ़ रहा है, क्योंकि अफ्रीकन बहुत कंट्रीज ने डील करना शुरू कर दिया। अफ्रीका ने आपस में FTA कर लिया है, अभी देयर आर नो बॉर्डर टेरिफ्स। तो अफ्रीका FTA होने से, जीरो टैक्स हो जाने से अफ्रीका की पूरी कॉन्टिनेंट में अभी आप माल ले बेच सकते हो, तो सबका प्रोडक्शन और इकोनॉमी सुधर रही है। अब इनको ये पछतावा होने से आप देखिए कि दे आर नाउ ट्राइंग टू प्ले गेम, कि पूरी दुनिया जो वॉर में लगी हुई है। इसमें यूके ने भी अभी 2026 में एक समिट डिक्लेयर किया, इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं वो इंग्लैंड, लंदन में, ग्लोबल ब्रिटेन अफ्रीका समिट। उसमें FDI, ट्रेड, एग्रीकल्चर, बिजनेस और टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाएगा, जो मार्च 19-20 को होनी है। अब इटली आता है अफ्रीका के साथ एक मास्टर प्लान लेके। आप देखिए तो जॉर्ज मिलोनिया ने एक ऑफर करी है कि 18 कंट्रीज के साथ हम लोग आपको करेंगे। उसको ये लोग बोलते हैं मेटी प्लान। एक्चुअली मास्टर प्लान को इटली में मेटी बोलते हैं, तो उसने उसका नाम इटली मेटी प्लान रखा है। अब वो 18 कंट्री मिलके आपको अफ्रीकन कंट्रीज को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे और इंफ्रा में करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये अभी इन्होंने, मतलब इटली भी आ रहा है, ब्रिटेन भी आ रहा है, फ्रांस वहां पहुंच रहा है। और इसमें बहुत पहले यूरोपियन यूनियन और US ने 5.5 बिलियन का एक लेबिटो कॉरिडोर बनाने की कोशिश करी। दैट वाज बिटवीन जाम्बिया टू अंगोला वाया कोंगो। अब कोंगो डिस्टर्ब्ड है, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर आप देखो, जैसे कोंगो में ऑलरेडी चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट है और दे हैव गॉट अ सेपरेट रोल टू प्ले। तो ये अभी इसको टेक ओवर चाइना कर लेगा, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यूरोपियन यूनियन को होगा। क्योंकि अगर आपको साउथ अफ्रीका, कल अगर रेड सी बंद हो जाता है, साउथ अफ्रीका रूट आपको लंबा पड़ता है, देन दिस रेलवे लाइन दैट दे आर पुटिंग विल बी समथिंग लाइक अ ब्रीदर, कि चलो आप उधर अंगोला, जाम्बिया में माल उतार के आप बाय रेल वहां पहुंचा दो अंगोला तक, देन अगेन यू कैन कैटर यूरोपियन यूनियन। तो ये आप देखिए कि इसके अंदर ये पूरा एक इन्वेस्टमेंट हब अभी रोम में ये लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे अफ्रीका को कि भाई एक कंट्री पैसा नहीं दे रहा है, अभी इनका जो एक हब बनेगा वो पैसा दे रहा है। मतलब दे आर ट्राइंग टू प्ले ऑल दैट गेम्स व्हिच दे वांट टू अगेन रीगेन द कॉन्फिडेंस ऑफ अफ्रीका। लेकिन अब चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस वहां होने से वो लोग इसके झांसे में कितना आएंगे वो देखना पड़ेगा। जर्मनी कम्स विद अ वेरी यूनिक आइडिया, वो ग्रीन स्क्रैम्बल। अब नामीबिया में मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन जर्मनी ने करा है, वहां तो उन्होंने लिटरली उन्होंने जेनोसाइड किया हुआ है। अब वो जाने के बाद इनको ख्याल आ रहा है, क्योंकि नामीबिया इज वेरी रिच इन डायमंड्स एंड रेयर अर्थ, उसके पास फॉस्फेट्स भी है। तो ये
एमोनिया के लिए वहां पे ग्रीन एमोनिया प्लांट डालने का वो प्रोग्राम बता रहे हैं कि भाई हम लोग आपको ग्रीन एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट कर देंगे बिकॉज यू आर ऑन अ वेरी कॉर्नर ऑफ द अफ्रीकन कंट्री। तो दोनों तरफ का आपको धंधा मिलेगा, ये अभी उनको एक वो बता रहे हैं पिक्चर। पोर्चुगल ने मोजाम्बिक के अंदर 95 मिलियन पाउंड का स्पेन के साथ मिलके वहां पे भी उसने वो दाना डालना शुरू कर दिया है कि हम लोग आपके रेयर अर्थ को यहीं पे प्रोसेस करवा के देंगे और आप लोग सप्लायर बनेंगे ना। दैट इज अ वेरी फार लॉन्ग, क्योंकि रातों रात रेयर अर्थ प्रोसेस नहीं हो जाता है, इट टेक्स अबाउट डिकेड टू डू दैट। तो आप देखिए ये एक पैरेलल पीछे से गेम चल रही है, लुकिंग एट द रिस्क कि भाई अमेरिका का डोमिनेशन डॉलर का खत्म होगा तो हम लोग अपना, क्योंकि उनको भी तो अपना कंट्री चलाना है, वो कभी सेल्फ सफिशिएंट किसी मामले में थे ही नहीं एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। अब रॉ मटेरियल कहां से लाओगे? तो ये देखिए दूसरी तरफ आप देखिए तो 2 दिन से एक मैसेज आ रहा है कि ताइवान की लीडर ऑफ अपोजिशन जो जी जिनपिंग से मिली है उसमें वहां पे कुछ सेटलमेंट्स की बात हो रही है। तो अगर लकीली अगर वो बोलता है कि भाई ऑटोनोमस में ताइवान में वो कोई एग्रीमेंट करता है, क्योंकि नाउ चाइना इज कन्वर्ट इज नॉट एन एक्सपेंडिंग, वो कर रहा है कि भाई मैं बिजनेसमैन बनता हूं, तो वो ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ऑटोनोमस रीजन की तरह रहेगा। लेकिन उसमें से बड़ा खतरा ये कि टीसीएमसी जो कंपनी चली जाएगी जिसकी वर्ल्ड में मोनोपोली है सेमीकंडक्टर्स में, देन अगेन वर्ल्ड विल बी डिस। तो अभी अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड चाइना, अगेन वो कोल्ड वॉर सिचुएशन आ रही है, लेकिन रशिया और चाइना अभी एक तरफ आ रहे हैं। ईरान विल बी द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ना वो डिसाइड करेगा कि भाई किस तरफ जाना है, वो उस तरफ जाने वाला ईरान है नहीं। तो ना इनको ऑयल की मोनोपोली भी मिल रही है, उन्होंने कैसे भी करके मदुरो को लेके वेनेजुएला तो कैप्चर कर लिया। अभी इसमें और एक मिस्चीफ भी ये कर रहे हैं जो न्यूज में बहुत कम आया कि अमेरिका ने कल हेटी के अंदर वहां पे कू कराने की कोशिश करी है, क्योंकि हेटी अगर मिल जाता है तो नीचे वेनेजुएला है और ऊपर क्यूबा है। क्यूबा ने इसको गांठा नहीं है, वेनेजुएला इसके हाथ में आ नहीं रहा है। तो नाउ अगेन इस तो ये अभी इनकी जो गलत मुरादें जो हैं, मेलिस इंटेंशंस, ये छोड़ नहीं रहे हैं। तो वर्ल्ड हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कहीं ना कहीं ये और गफलतें करेंगे। तो मीडिया शुड नाउ बी लुकिंग आफ्टर कि वॉर तो ईरान लड़ ही रहा है और ईरान ने अपना दबदबा दिखाई दिया, उसको ज्यादा कोई खींचने का मतलब है नहीं। लेकिन व्हाट दीज डर्टी गेम्स आर स्टार्टिंग बिहाइंड दिस वॉर, ये भी ध्यान लेना जरूरी है। जी, आपने बताया कि फ्रांस अपने फुटप्रिंट्स को शिफ्ट कर रहा है। पहले उसकी मिलिट्री प्रेजेंस थी माली, बुर्किना फासो, नाइजर, शाद, सेनेगल और आइवरी कोस्ट में 2022 से 2025 तक। अब वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है कीनिया में, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट डिफेंस पार्टनरशिप, इंटेलिजेंस टेक सपोर्ट। फ्रांस की ओवरऑल मिलिट्री स्पेंडिंग इज राइजिंग शार्पली। अभी कहा जा रहा है कि 36 बिलियन प्लान बाय 2030, डिफेंस बजट हेडिंग टुवर्ड्स 2.5% ऑफ जीडीपी। अभी उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो जिबूती और गबान में है, और लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग अपने वो लार्ज गैरिसन्स की भी कर रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिजनेस समिट मॉडल है जिसमें जर्मनी, इटली, यूके और ब्रॉडर यूरोपियन बिजनेस पुश हो रहा है। जर्मनी ने होस्ट किया इवेंट जर्मनी अफ्रीका बिजनेस समिट नेक्स्ट इन आक्रा नवंबर 2026। जर्मन ईस्ट अफ्रीका बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम टारगेटिंग सेक्टर्स लाइक एग्री बिजनेस, एआई, हेल्थ, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एंड रिन्यूएबल। और यूके का रन्स अफ्रीका यूके बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट है जो ट्रेड, कैपिटल मोबिलाइजेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहा है। पर मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, अफ्रीका वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय दीज कंट्रीज। जब उन्होंने माइनिंग करी, उनका गोल्ड ले लिया, उनके सारे रिसोर्सेज ले लिए, और तमाम जो लीडरशिप उसके बाद अफ्रीका में आई, उन्होंने कहा कि इन वेस्टर्न फोर्सेस को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है। एक ट्रस्ट डेफिसिट पिछले 20-25 साल से क्रिएट हुआ, जिसमें चाइना की एंट्री हुई है। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बीआरआई, ट्रेन, जिबूती से आपने बताया था पहले भी प्रोग्रामों में किस तरीके से रेलवे नेटवर्क लेआउट किया। और वो फ्लेक्सिबल भी है, वो कहता है कि ठीक है अगर आप पैसा नहीं दे सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम लगता है, तो हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं। उसने कभी भी एकाधिकार जमाने की या उसके बदले में उनके रेयर अर्थ माइंस और मिनरल्स को हथियाने की कोशिश नहीं की। अब ऐसा क्या हो गया उन अफ्रीकन कंट्रीज की लीडरशिप में कि वो फिर से उसी जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस को अलाउ कर रहे हैं वापस ग्रीन हाइड्रोजन के नाम पे या समिट्स के नाम पर एंट्री करने के लिए? उनको पता है, उनकी 200-250 साल 300 साल की हिस्ट्री है कि कैसे वो लूट लूट के लेके जाते रहे। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि वहां की लीडरशिप अफ्रीका की क्यों इस टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रही है? नहीं देखिए, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो अगर आप लोकल से किसी से बातें करो तो ऐसा लगता है कि दे आर नाउ यूजिंग दैट फियर कार्ड कि भाई ईरान अगर सेंट्रल एशिया में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा। इसलिए आप देखिए बहुत स्मार्टली वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज में ही जाके उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आधे से ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज जो है फिर वो तो आप पे भी कब्जा ले लेंगे अफ्रीकन यूनियन के नाम से।
तो दिस इज व्हाट आई थिंक दे अगेन स्टार्टेड टीचिंग देम, और वो क्योंकि इनको एकोमोडेट भी यही लोग कर रहे हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज है। तो ये जैसे इन्होंने ईरान को पहले इन्होंने गल्फ कंट्रीज में डरा दिया सबको, सऊदी अरेबिया को, इनको कि भाई ईरान अगर जैसे इस्लामिक कंट्रीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं, ईरान ने कभी किसी पे अटैक किया ही नहीं है, लेकिन ये उस बात में सक्सेसफुल हो जाते हैं कू कराने में, ये आपका दिमाग खराब कर देते हैं। रीजन इज दे हैव गॉट दैट सोशल मीडिया विद देम। लेकिन अब ये भूल गए हैं कि सोशल मीडिया आपका अकेले का नहीं है। नाउ सोशल मीडिया इज कमिंग अप फॉर एवरीबॉडी। आज भी फ्रांस ने डिक्लेयर किया है कि वो विंडोज बंद कर रहा है, दे आर नॉट अलाउइंग विंडोज टू ऑपरेट इन फ्रांस। वो अपनी एक जो 91 में एक लूमिक्स ऐसा कुछ बनाया था, उस पे सब लोग आ जाओ। तो एवरी कंट्री इज नाउ ट्राइंग टू सिक्योर द सिक्योर, कि भाई ये गूगल और ये इंटेल और ये जो चाहते हैं वो ब्रेन वॉश करके सोशल मीडिया से आदमियों का दिमाग खराब नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ नाउ द गेम हैज कम अप टू दैट। अगर इनके पास डेटा सेंटर्स हैं, इनके पास कंट्रोल है, इनके पास ये अगर ऑपरेशन है, तो देन दे कैन प्ले दैट गेम। नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग। अभी जितने भी कमाल करने थे उन्होंने जीपीएस में वो सोचा कि जीपीएस बंद कर देंगे तो ईरान की तो बिल्कुल पिट जाएगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड, लेकिन दे नेवर न्यू कि वो ऑलरेडी बायडू पे शिफ्ट हो गया है। चाइना की एक्सक्लूसिव जो सैटेलाइट्स हैं वो उनको हेल्प कर रही हैं, रियल टाइम जगह दे रही हैं। तो अभी जो ये चेंज ऑफ सिनेरियो हो रहा है, इसमें अफ्रीका में भी अलग तो बहुत आ गया है। अभी चेंजेस आप देखिए कि साहिल के जो ये 3-4 है, माली है, बुर्किना फासो है, चाड है, ये लोगों ने एक साहिल जो बनाया उसमें दे हैव स्टार्टेड मेकिंग अ कॉमन आर्मी, और वो बोल रहे हैं कि हमारी करेंसी भी कॉमन होगी। तो ये करके ये अफ्रीका को इस तरह से यूनियन में एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है जिसको काउंटर करना यूरोप के लिए अब जरूरी है, कि वो देख रहे हैं कि अगर अमेरिका भी डूबता है, डॉलर भी डूबता है, हमारा एप्रिशिएट। और अब ये देखिए जितने भी डील कर रहे हैं अपनी अपनी करेंसी में कर रहे हैं। फ्रांस भी जा रहा है तो अपनी करेंसी में वहां पे हेल्प करने, वो डॉलर का नाम नहीं ले रहा है अभी, न इटली ले रहा है, तो वो अपने यूरोज भी बांटना चाहते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम लोग अपनी करेंसी में, क्योंकि दे नो आज नहीं तो कल वर्ल्ड विल नाउ कम इनटू देयर ओन करेंसीज। तो ये देखिए मिस्चिफ इसीलिए करे जा रहे हैं कि भाई चाइना और रशिया का जो डोमिनेशन यहाँ पे था उसको भी थोड़ा कर्टेल किया जाए, और हम लोग जैसे घुसते हैं। अब देखना ये होगा कि अफ्रीका का इसमें या तो यूनियन टूटेगा, क्योंकि फिर ये बिल्कुल डिवाइड कर देंगे क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्रीज के डोमिनेटेड एरियाज में, या उधर कुछ पंगा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लकीली देयर आर सम कंट्रीज हु हैव नाउ रियलाइज दिस। आप देखिए इथोपिया के पास वो लैंडलॉक कंट्री है, इसने जैसे ही बात करी, क्योंकि इसका जिबूटी में इनको एक्सप्लॉइट करते थे, $1.5 बिलियन दे वर पेइंग ईयरली रेंट इवन वेदर दे यूज और दे डोंट यूज। तो इसने जैसे एरिट्रिया अलग हुआ तो एरिट्रिया से बात करी, वहां पे कुछ पोर्शन मांगने की कोशिश करी। सडनली सोमाली में से एक टुकड़ा हो जाता है जो सोमालीलैंड डिक्लेयर होता है। सोमालीलैंड जैसे डिक्लेयर हुआ है तो इथोपिया इज नाउ निगोशिएटिंग विद, तो उसने सोचा है कि भाई 50 साल के लिए 20 किलोमीटर का एक पट्टा दे दूंगा तो रेड सी में इथोपिया को ओपनिंग मिलेगी। तो अब ये हो गया कि एवरी कंट्री हैज नाउ रियलाइज कि भाई हम लोग इन पे डिपेंडेंट नहीं है, हमको गोरे लोग आके नहीं सिखाएंगे कैसे करना है, दे ऑलरेडी रियलाइज। और उसमें सबसे बड़ा रोल चाइना रशिया का रहा है। और सिक्योरिटी उन्होंने देख ली कि भाई जब तक ये चाहते थे किसी भी डिक्टेटर को बिठा के जो डेमोक्रेटिक लीडर है उसको मार डालना है या उसका असैसिनेशन कर देना है, दे हैव मेड एन अटेम्प्ट ऑन बुर्किना फासोस प्रेसिडेंट 32 इयर्स यंगेस्ट, वो इब्राहिम तोरे पे, दे हैव मेड एन अटेम्प्ट 18 टाइम्स। लेकिन लकीली बिकॉज ही वाज विद अ केजीबी रिंग, तो वो उसको असैसिनेट नहीं कर पा रहे। तो अभी ये भी तो एक समीकरण बदल चुका है कि आपकी दादागिरी थी। वर्स्ट कम तो अभी मैं किसी अफ्रीका में काफी उसके बड़े बिजनेस से बात कर रहा था, इसने बोला अभी अफ्रीका भूला नहीं है कि सबसे पहले गंदा काम जो फ्रांस ने किया था 1960 13 फरवरी, उसमें इन्होंने 17 एटॉमिक बॉम्ब्स के एक्सपेरिमेंट किए थे अल्जीरिया पे। आज भी वहां पे हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर गए पता नहीं, इनके खुद के आदमियों को भी अलर्ट नहीं किया था, इनके खुद के भी सोल्जर्स मरे। तो उसने अपना बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट कहाँ किया? अल्जीरिया में। वहां पे भी तो आदमी रहे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको कुछ पता नहीं था क्या हुआ, दे डाइड बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव। तो अफ्रीका को अब जैसे अवेयरनेस आई है तो वो भूले नहीं है कि इन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कभी भी किसी से धंधा नहीं किया। साउथ अफ्रीका इज नाउ लिविंग देम, साउथ अफ्रीका इज नाउ विद ब्रिक्स, ब्राजील हिट के आ रहा है, दूसरे कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि लोकल करेंसी में प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अभी ब्रिक्स को और चाइना रशिया के डोमिनेशन को कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए ये एक नया पेतरा इन्होंने शुरू करा है कि भाई अफ्रीकन कमीशन ऐसा। जी
इसमें एक अफ्रीका यूनियन करके भी एक एजेंसी बनी है जो अफ्रीका की नेशन प्रायोरिटाइजिंग सोवरेनिटी, जॉब्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर एनी सिंगल पावर डोमिनेंस। उसमें वो रीजनल मिनरल पैक्ट्स में कह रहे हैं कि जैसे आप दूसरे कंट्रीज के साथ कर रहे हैं वैसे हमारे साथ कीजिए। इसमें डिमांडिंग फॉर इक्विटेबल डील्स आल्सो। अब ये जो डेमोग्राफिक रिसोर्सेज हैं कॉन्टिनेंट के, इसके ऊपर यूरोप की भी नजर है, अमेरिका की भी नजर है। आपने जितने प्रोजेक्ट्स गिनाए उसमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी बैकडोर से आ रही है। इसका मतलब है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, ब्रिक्स को काउंटर करने के लिए ऑलरेडी अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को आगे लगा दिया है। और शायद यही रीजन है कि यूरोपियन यूनियन ईरान वॉर से तो दूर है, कह रहे हैं कि नाटो कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर वो दूसरी तरीके की इकोनॉमिक वॉर जो है वो अफ्रीका में शुरू कर चुके हैं। और जाहिर तौर पर ये उन रिसोर्सेज को काबू करने की है जिन रिसोर्सेज पे बीआरआई के तहत चाइना और ब्रिक्स कंट्रीज ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनाया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को बहुत सारे साल लग जाएंगे। इतना आसान नहीं होगा, पर देखना यह है कि ये कैसे कामयाब होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो रॉ मटेरियल, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट है या 150 बिलियन डॉलर की जो ईयू की ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव है, ये कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में? और क्या अफ्रीकन कंट्रीज या जो भी उनका अफ्रीकन यूनियन बना है, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे ही अफ्रीकन यूनियन बना है, तो क्या अफ्रीकन यूनियन इस इन्वेस्टमेंट्स को एक सोवरेन तरीके से, ताकि उनकी सोवरेनिटी हर्ट ना हो, उसको मैनेज कर लेंगे? या यूरोपियन यूनियन फिर से अपने गंदे खेल खेलेगी, क्योंकि अमेरिका इस समय बहुत ही मुसीबत में है। 40 ट्रिलियन डॉलर की डेट है उसके ऊपर, और उसको समझ में नहीं आ रहा। पहले उसने बिटकॉइन से कोशिश की, स्टॉक मार्केट्स को आपने क्या कहते हैं, डील्स करने की कोशिश की, जिसमें अंडर टेबल जो है वो स्टॉक मार्केट को रिक किया जाए, बिटकॉइंस को रिक किया जाए, और कुछ नहीं हुआ तो फिर ईरान पे वॉर कर दिया और मुदारों को उठा लिया। क्या इन सब चीजों से अमेरिका की डेट खत्म हो जाएगी? यूरोपियन यूनियन को अब संभल नहीं जाना चाहिए ईरान के राइस से कि अमेरिका अब आपको बचा नहीं सकता? मेरा आखिरी सवाल आपसे ये। नहीं, यूरोपियन यूनियन अलर्ट हो गया, इसीलिए तो अब वो पुराने अफ्रीका वालों से जाके रिले, क्योंकि उसको रेयर अर्थ तो चाहिएगा। अभी इसमें देखिए कि बहुत धीरे से ये समझ नहीं पाए कि रेयर अर्थ का 95% प्यूरिफिकेशन तो चाइना ही कर पा रहा है, वो मोनोपोली किसी के पास है नहीं। अगर इनकी तरफ देखो तो आपका टीएसएमसी जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर, पीएसएमसी और टीएसएमसी तो ताइवान में बैठे हैं, सैमसंग कोरिया में बैठा हुआ है। इनके पास एक ही अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफिक मशीन की जो भी ओरिजिनल डच कंपनी है वो अमेरिका में है। अब अगर यूरोपियन यूनियन में झगड़ा होता है तो दिस मशीन विल गो टू पोर्चुगल, नॉट टू देम। तो अमेरिका के पास रहा क्या है? अभी वो ड्रिल पे भी ड्रिल बोल रहा था कि भाई वेनेजुला से ऑयल उठा के करेंगे, तो अब उसकी रिफाइनरी उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो अब वहां से भी वो फंसा हुआ है। तो अब न तो इस पे ऑयल पे डोमिनेशन वो कैप्चर कर पाया, और उसने लिटरली टर्की को नाराज करके उसने नेटो के तो टुकड़े कर ही दिए। और आज अगर कंपैरिजन करने जाओगे तो जैसे आपने बोला कि 40 ट्रिलियंस की अगर कल रुपया वापस मांगने जाएंगे, 1.3 ट्रिलियन तो जापान की ट्रेजरीज है। 90 चाइना ने थोड़े बहुत कम करे, फिर भी वो 72-73 मिलियन डॉलर्स पे। अगर ये सब पैसा वापस लेने जाएंगे, ये क्रिएट कहां से करेगा? तो इसलिए ये अभी ईरान को भी प्रेशराइज कर रहा था कि भाई तेल में हमको भी थोड़ा बहुत कुछ दो, हम भी आके वहां बैठेंगे, हम चौकी करेंगे। अब ये ढीला तो हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, और इजराइल डजंट वांट दैट टू हैपन। लेकिन ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल गहरी खाई में पहुंच चुके हैं। अब ये इनको नीचे ही गिरना, इससे ऊपर आने का अभी इनके पास क्योंकि दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ नेटो, यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, एशिया, एवरीबडी। अब ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया कि वहां से आके यहाँ बचा तो नहीं पाएगा। गल्फ को समझ में आ गया कि इन्होंने जो खिलौने पकड़वाए थे करोड़ों रुपए के, वो तो यूजलेस हैं, वो तो 10,000 के डॉलर के ड्रोन से मार देता है ईरान। तो डोमिनेशन भी चेंज हो रहा है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो भी खत्म हो रही है। सो नाउ देयर इज वेरी बिग चेंज एक्सपेक्टेड, लेकिन कब हो रहा है और कितना जल्दी होगा उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। जी, इसमें बहुत सारी डील्स और एमओयूज जो हमने डिस्कस किए हैं, दर्शकों के लिए बता दूं कि ये फंडिंग पैकेजेस हैं, स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, अभी इंप्लीमेंटेशन स्टेज पर हैं। लोकल बेनिफिशियरी कौन होंगे, कब होगा, क्या होगा, उधर बीआरआई के तहत चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर रियल वर्क कर रहा है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये अभी घुसे हैं, देखिए कितने कामयाब होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी, रेयर अर्थ, ये कहना बहुत आसान होता है, पर जब मैग्नेट की बारी आती है तो अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ता है। नहीं, इसीलिए मई में इतना कुछ होने के बाद भी ट्रम्प साहब चाइना जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि चाइना के बगैर तो उनका भी काम नहीं चलता है। तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगी? वो भी फॉलो अप करेगी। नॉर्थ कोरिया भी जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया भी जा रहे हैं। जी, वो पहले ही जापान की तरफ मिसाइल फेंक रहा है। तो जब आपको पता है कि आपके एडवर्सरीज हैं
पर फिर भी आप उनसे गिड़गिड़ाने जा रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि ग्लोबल रियल पावर अब है किसके पास। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।